एक कस्बे में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बेहद खराब थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे और मेरी पत्नी को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ अर्जुन। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम लेते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे बेहद बुरा लगता है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। आपने ठीक बोला भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा खानदान खुश है और हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर है। आजकल हाईवे के किनारे के जमीन के पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया धंधा भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत अच्छा है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। देखो मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए नामुमकिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह सोच लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और तब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं। विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए जरा वक्त चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा वक्त मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहाँ से चला गया। दरअसल नवीन एक बेहद लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बेहद पहले से थी और अर्जुन एक बेहद सीधा साधा और नेक दिल इंसान था जो अपने भाई का बेहद सम्मान किया करता था। नवीन ने बंटवारे के वक्त भी जायदाद लेने में काफी बेईमानी भी की थी। उस बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के अब्बू ही जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया ने नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का एक मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितने होशियारी से हड़प ली। इस बारे में तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम क्या उसकी दुकान भी हड़प लोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे हड़प लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसके जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी?
फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस मसले के बारे में बात करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो राजा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पे रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया धंधा शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे दुकान पे बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी की शादी भी करनी होगी, तब क्या होगा? कभी सोचा है इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा खामोश हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने खानदान को नवीन के घर पर ले आया। उसके खानदान को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी गुस्सा होकर उससे बोली, आप भी ना इन किन भिखारियों को उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। इनके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े नसीब नहीं हुए हैं। अरे धीरे बोलो कामिनी। अरे गलती से तुम्हारी आवाज अगर अर्जुन के कानों तक पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फेर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इन्हें ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो। 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर इनको बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बेहद चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बेहद भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन ने नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन गुस्सा हो गया और बोला, कौन से पैसे? कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन। बात असल में ये है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। पर भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से चले जाना। तुमको पता है मेरी पत्नी को तुम सबके साथ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। देखो वो सब मुझे नहीं पता, तुम कहाँ जाओगे। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहाँ से निकलकर अपने दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना यकीन किया। फिक्र मत कीजिए, जरूर इसके पीछे ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बेहद अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सारे बिक गए। राधा तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन अपने गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी।
अर्जुन नए बर्तनों को बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव को वापस लौट रहा था। गर्मी बेहद ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी पोटली लिए अर्जुन के करीब आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ वक्त के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपने पानी की बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? ओ, बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उसमें ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। मुझे क्षमा करना बाबा, मैं आपका तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर यकीन करता हूँ। जिंदगी में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना। और वैसे भी तुम्हें बहुत ही जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उससे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी जो तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। कल मैं उसके दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसके दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने खानदान को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने खानदान को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसे वो बूढ़ा इंसान मिला था। अर्जुन उसी दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। अर्जुन रोता हुआ सारा मसला उस बूढ़े आदमी को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं जो तुम्हें बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकाल कर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा दरख्त निकलेगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती चमत्कारों से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के दरख्त के जंगल भी मौजूद है। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसीलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बर्तनों का बेहद बड़ा दरख्त लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार भी बेहद बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर सा 3 मंजिला मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज उपलब्ध थी और उसमें एक गार्डन भी था और उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के दरख्त भी लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति कोई मायावी था। ऊपर वाले ने हम पर एहसान किया है। उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने खानदान के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता।
देखते ही देखते अर्जुन बेहद अमीर हो गया। ये बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन गुस्सा होकर उस जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के दरख्त को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर जा गिरा और नवीन की वहीं मौत हो गई। नवीन का बेजान जिस्म देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम अब भी पूरे मन से ही मेरे पास आए थे और ऊपर वाले ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है।